Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover inspection, inquiry and investigation. So last video में अपन ने कवर कर लिया था सेक्शन 216 तक. इन दिस वीडियो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 217 से, जो कि है प्रोसीजर पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स. तो सबसे पहले दे रखा है ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़, एजेंट्स इंक्लूडिंग फॉर्मर, यानी पास्ट के एम्प्लॉयज़ को भी कवर किया गया है. और किसके एम्प्लॉयज़? जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी जो बॉडी कॉर्पोरेट अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. एंड साथ ही साथ सेक्शन 219 में जो इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिलेटेड कंपनीज, उसके एम्प्लॉयज़ को भी कवर किया गया है. ओके, तो दोनों की ये ड्यूटी है क्या? टू प्रिजर्व एंड टू प्रोड्यूस एनी बुक्स एंड पेपर्स जो भी इंस्पेक्टर ने मंगवाया है. ओके, जो भी उनकी कस्टडी में है या फिर उनकी पावर में है. एंड साथ ही साथ वो असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे उस पर्टिकुलर इंस्पेक्टर को विद द इन्वेस्टिगेशन. ओके, जो भी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प चाहिए होगी उस पर्टिकुलर इंस्पेक्टर को, और वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय रीजनेबली एबल टू गिव है, देन उसको वो असिस्टेंस प्रोवाइड करानी पड़ेगी. नेक्स्ट दे रखा है इंस्पेक्टर अगर चाहे तो किसी और बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन ये जो अपन ने बॉडी कॉर्पोरेट्स पढ़ी ना, जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एंड साथ ही साथ जो रिलेटेड बॉडी कॉर्पोरेट है, इनको छोड़ के अगर कोई और बॉडी कॉर्पोरेट है उससे भी इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है किसी भी बुक्स एंड पेपर से रिलेटेड, अगर उसको लग रहा है कि वो रेलेवेंट है या फिर नेसेसरी है फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ओके, नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ कस्टडी ऑफ इंस्पेक्टर, यानी कब तक वो अपनी कस्टडी में रख सकता है वो पर्टिकुलर बुक्स एंड पेपर्स रिलेटेड टू कॉर्पोरेट, फर्म, इंडिविजुअल, जिससे भी उसने लिए हैं, नॉट मोर देन 180 डेज. ओके, यानी 180 डेज से ज़्यादा वो अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता, बट फर्दर पीरियड ऑफ 180 डेज इज़ अलाउड, बट ओनली बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग. ओके, एंड एग्जामिन कर सकता है जो भी पर्सन्स अपन ने देखे थे, ऑफिसर, एम्प्लॉयज़, एजेंट्स इंक्लूडिंग फॉर्मर, उस पर्टिकुलर बॉडी कॉर्पोरेट का या फिर रिलेटेड बॉडी कॉर्पोरेट का. देन ये जो भी लोग हैं इनको क्या कर सकता है? एग्जामिन कर सकता है ऑन ओथ, और किसी और पर्सन को भी कर सकता है, बट ओनली आफ्टर प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, यानी पॉइंट 1 में जो अपन ने पर्सन्स पढ़े थे उनको तो ऐसे ही कर सकता है, बट कोई अदर पर्सन है देन प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड. और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर पर्सन को बुलवा भी सकता है पर्सनली. नेक्स्ट दे रखा है पावर ऑफ इंस्पेक्टर सिमिलर एज वेस्टेड इन सिविल कोड, यानी उसके पास वही पावर्स है जो सिविल कोर्ट में होती है. तो ये 3 पावर्स है: डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स, समनिंग किसी को बुलवाना, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, पेपर्स, रजिस्टर्स, अदर डॉक्यूमेंट जो भी कंपनी के में. नेक्स्ट पनिशमेंट दे रखी है इफ़ एनी डायरेक्टर या ऑफिसर ऑफ द कंपनी डिसोबे करता है डायरेक्शंस जो इशू किए हैं रजिस्ट्रार ने या फिर इंस्पेक्टर ने, देन उसको फाइन लगेगा कितना? विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़, एंड इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर. ओके, बीच में एंड है तो ये आप ध्यान रखना. एंड ऑन कन्विक्शन, यानी डायरेक्टर या ऑफिसर ऑफ द कंपनी अगर कन्विक्ट हो जाता है ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, देन उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, यानी डीम टू बी हैव वेकेटेड हिज ऑफिस मान लिया जाएगा, एंड वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम होल्डिंग एन ऑफिस इन एनी कंपनी. ओके, तो डिस्क्वालिफिकेशन के सेक्शंस अपने पढ़े थे तो आपको ध्यान होगा. एंड नोट्स ऑफ एनी एग्जामिनेशन, यानी जो भी एग्जामिन किया उस पर्टिकुलर इंस्पेक्टर ने, देन वो क्या करेगा? उसके नोट्स प्रिपेयर करेगा. ओके, इन राइटिंग, जो कि रीड करेगा कौन? वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको अपन एग्जामिन कर रहे हैं. एंड साइन भी कौन करेगा? वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको अपन एग्जामिन कर रहे हैं, ताकि अपन उसको यूज़ कर सकें उस पर्टिकुलर पेपर को फॉर एविडेंस अगेंस्ट इट. ओके, नेक्स्ट दे रखा है कि कोई भी पर्सन अगर प्रोड्यूस नहीं करता वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या फिर पेपर जो भी इंस्पेक्टर ने मंगवाया, या फिर फर्निश नहीं करता कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि उसकी ड्यूटी थी फर्निश करने की, या फिर वो अपीयर नहीं होता इंस्पेक्टर के सामने पर्सनली, बिकॉज अपन ने पढ़ा था कि वो पर्सनली भी बुलवा सकता है इंस्पेक्टर उस पर्टिकुलर पर्सन को, या फिर आंसर नहीं करता है कोई भी उसका क्वेश्चन, या फिर साइन नहीं करता है जो भी नोट्स प्रिपेयर किए थे उसने ऑफ एग्जामिनेशन, देन उसको क्या होगा? पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, एंड विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख, एंड ऑल्सो फर्दर फाइन 2,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे जब तक वो डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहेगा. ओके, नेक्स्ट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पुलिस, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, वो पूरा असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी उस पर्टिकुलर इंस्पेक्टर को फॉर द पर्पज़ ऑफ इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, जो भी उस इंस्पेक्टर को चाहिए होगा, बट ओनली विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट.
नेक्स्ट इज प्रोविज़न फॉर रेसिप्रोकल अरेंजमेंट। ये क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंटर कर सकती है कोई एग्रीमेंट में विद गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन स्टेट फॉर रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स टू असिस्ट इन एनी इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। ओके, एंड फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर पर्सन को अपन को एग्जामिन करना है बट वो आउटसाइड इंडिया में है, देन उस केस में अपन तो वहाँ जा नहीं सकते, तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कंट्री के कोर्ट को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेंगे एंड वो पर्टिकुलर कोर्ट क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, एग्जामिन करेगी उस पर्टिकुलर पर्सन को, उसको बुलवा सकती है, उससे इन्फॉर्मेशन ले सकती है, डॉक्यूमेंट्स ले सकती है एंड वो फॉरवर्ड कर देगी अपने कोर्ट को। ओके, तो ये प्रोसेस होता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट। एंड उनको जब अपनी ज़रूरत पड़ती है देन वो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे अपन को एंड अपन उस पर्टिकुलर पर्सन को एग्जामिन करा के उनको वापस से सारे एविडेंस वगैरह भेजेंगे। तो ये होता है बेसिकली रेसिप्रोकल अरेंजमेंट। नेक्स्ट इसमें प्रोसीजर दे रखा है। तो सबसे पहले इंस्पेक्टर एप्लीकेशन देगा अपने इंडिया के कॉम्पिटेंट कोर्ट को कि वो जो पर्टिकुलर एविडेंस है वो कहाँ पे अवेलेबल है, कंट्री या प्लेस आउटसाइड इंडिया। ओके, देन उस केस में क्या होगा, कोर्ट लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगा उस पर्टिकुलर कंट्री या प्लेस की अथॉरिटी या कोर्ट को। देन वो कोर्ट क्या करेगा, उस पर्सन को एग्जामिन करेगा, बुलवा सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है, डॉक्यूमेंट ले सकता है, कुछ भी कर सकता है जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए रिलेटेड है, जिसके भी रिक्वेस्ट आई है। एंड उसके बाद वो पर्टिकुलर एविडेंस कलेक्ट करेगा एंड फॉरवर्ड कर देगा किसको, इंडिया के कॉम्पिटेंट कोर्ट को। ओके, तो ये जो भी एविडेंस या फिर जो भी स्टेटमेंट उसने रिकॉर्ड किया या जो भी डॉक्यूमेंट मिला या कोई भी चीज़ उसको रिसीव हुई, वो ऐसा ही माना जाएगा कि एविडेंस कलेक्ट हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट जस्ट उसका उल्टा दे रखा है कि उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को इंडिया में किसी की इन्वेस्टिगेशन करवानी है, एग्जामिन करवाना है, देन उस केस में क्या होगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट अपने को आएगी, देन सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट कोर्ट को भेज देगी वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट एंड कॉम्पिटेंट कोर्ट समन यानी बुलवाएगा उसको एंड एग्जामिन करेगा किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स या फिर इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन की नीड होगी, देन उस पर्टिकुलर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को कहाँ भेज देगा, इंस्पेक्टर के पास। एंड इंस्पेक्टर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा जिस पर्टिकुलर कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करना है, जिसकी भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आई है, एंड सबमिट कर देगा विद इन 30 डेज उसकी रिपोर्ट। ओके, एंड वो रिपोर्ट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट वो जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो फॉरवर्ड कर देगी किसको, उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को जहाँ से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आई थी। ओके, तो सेम ये प्रोसीजर है, जस्ट उसका उल्टा है। तो आप रीड कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ये है जब अपन को उनकी ज़रूरत पड़ी एंड ये है जब उनको अपन की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट इज सेक्शन 218 जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, यानी कोई भी एम्प्लॉय डिस्क्लोज करता है इन्फॉर्मेशन तो वो फ्रीली डिस्क्लोज कर सके, इसीलिए ये प्रोविज़न है ताकि अपन उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकें। तो कोई भी कंपनी क्या नहीं कर सकती, डिसमिस नहीं कर सकती उसको, नहीं डिस्चार्ज कर सकती है, रिमूव नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, कब, जब कंपनी में क्या हो, इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो या फिर कोई भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो। ओके, तो अगर किसी भी कंपनी को अपने एम्प्लॉय को क्या करना है, डिस्चार्ज करना है या फिर सस्पेंड करना है या फिर पनिश करना है उसको, वेदर बाय डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन इन रैंक या फिर चेंज करना है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू हिज डिसएडवांटेज, देन कंपनी कर तो सकती है बट ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल। ओके, ट्रिब्यूनल के अप्रूवल के बिना नहीं कर सकती। इसको चार्ट से समझ लेते हैं। तो इसमें दे रखा है कि कंपनी क्या करेगी, अप्रूवल के लिए अप्लाई करेगी ट्रिब्यूनल को, एंड अगर ट्रिब्यूनल का ऑब्जेक्शन नहीं आता है कोई भी विद इन 30 डेज। ओके, यहाँ पे दे रखा है कि अगर कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट या पर्सन concerned does not receive within 30 days of the making of application approval of the tribunal, then ये मान लिया जाएगा कि उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो फिर कंपनी कर देगी टर्मिनेट उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को या फिर पनिश कर देगी। बट अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है ट्रिब्यूनल की तरफ से, देन कंपनी के पास एक ही चारा है, वो क्या कर सकती है, एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है। ओके, या तो फिर कुछ नहीं करे, एक्शन ले ही नहीं, या फिर अगर एक्शन लेना है फिर भी देन वो एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है। अगर एम्प्लॉय के अगेंस्ट में आया है कोई ऑब्जेक्शन, यानी कुछ ऐसा चीज़ आई है जिसमें एम्प्लॉय को भी नुकसान हो रहा है, देन एम्प्लॉय भी क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है एपीलेट ट्रिब्यूनल को। और डिसीजन जो है एपीलेट ट्रिब्यूनल का वो फाइनल होगा, इसके बाद आप अपील नहीं कर सकते, यानी फुल एंड फाइनल जो डिसीजन है वो एपीलेट ट्रिब्यूनल वाला होगा। नेक्स्ट इज पावर ऑफ इंस्पेक्टर। इसमें 4 सेक्शंस है। तो सबसे पहला है इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनी, यानी जिस बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्टिगेशन चालू है उसकी जो रिलेटेड कंपनी है उसमें भी अपन क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर अपनी कंपनी की कोई सब्सिडरी या फिर होल्डिंग कंपनी
या फिर उस होल्डिंग कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी। ओके, तो 3 कंपनियां कवर हुई, अपनी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, अपनी कंपनी की होल्डिंग कंपनी, अपनी कंपनी की होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी। ओके, तो ये 3 कंपनियां कवर हुई है। प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, जो भी रेलेवेंट टाइम होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर ये रिलेशनशिप है देन अपन उस पर्टिकुलर कंपनी का भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि क्या है, मैनेज की जा रही है बाय एनी पर्सन एज ए एमडी या फिर मैनेजर, और जो उस पर्टिकुलर रिलेवेंट टाइम में हमारी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था या फिर मैनेजर था। ओके, तो उस बॉडी कॉर्पोरेट का भी अपन को इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंप्राइजेस ऑफ नॉमिनीज ऑफ द कंपनी या फिर एकस्टम टू एक्ट अकॉर्डेंस विद द डायरेक्टर्स ऑफ, किसके डायरेक्टर्स, अपनी कंपनी जिसमें इन्वेस्टिगेशन चालू है उसके डायरेक्टर्स ही उस पर्टिकुलर कंपनी को कंट्रोल करते हैं, उसके ही डिसीजंस लिए जाते हैं। देन उस केस में क्या होगा, वो पर्टिकुलर बॉडी कॉर्पोरेट का भी अपन इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, बिकॉज अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स ही कंट्रोल कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपनी को, राइट। या फिर पास्ट में उस रिलेवेंट टाइम में करते थे देन ऑल्सो। या फिर कोई भी पर्सन हु इज़ और हैज़ एट रिलेवेंट टाइम। ओके, रेलेवेंट टाइम चारों में आएगा, यानी उस रेलेवेंट टाइम पे अगर वो रिलेशनशिप है देन ऑल्सो अपन इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं उस कंपनी का। तो ये 3 जो है ये कंपनी के केस में थे। एंड ये लास्ट जो है ये है कोई पर्सन जो एमडी या मैनेजर या एम्प्लॉय था या फिर है। ओके, तो इन चारों ही पॉइंट में आपने एक बात कॉमन देखी होगी, एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज़ और हैज़ एट एनी रिलेवेंट टाइम। ओके, यानी रिलेवेंट टाइम की बात की गई है। रिलेवेंट टाइम यानी पास्ट में अगर वो रिलेशनशिप फुलफिल होता है देन ऑल्सो आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर रिलेटेड बॉडी कॉर्पोरेट का। ओके, यानी उस रिलेटेड टाइम में अगर रिलेशनशिप है इस तरह का देन ऑल्सो आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड नीचे ये 3 बॉडी कॉर्पोरेट के पॉइंट्स हैं एंड एक पर्सन का पॉइंट है। ओके, एंड रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्टर के बारे में दे रखा है कि प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट इनटू एंड रिपोर्ट ऑन द अफेयर्स ऑफ द अदर बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर। नेक्स्ट सेक्शन 220 जो कि है सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट बाय इंस्पेक्टर एज इट इज़ कॉपी पेस्ट है, जो पास्ट में अपन ने पढ़ा था। तो इन्वेस्टिगेशन करते टाइम अगर इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि जो बुक्स एंड पेपर्स हैं वो डिस्ट्रॉय, म्यूटिलेट या फिर अल्टर्ड, फॉल्सिफाइड या फिर सीक्रेटेड हो सकते हैं, देन वो क्या करेगा, एंटर करेगा जहाँ पे बुक्स एंड पेपर्स रखे गए हैं एंड सीज कर देगा जो भी उसको नेसेसरी लगेगा, बट ओनली आफ्टर अलाउइंग कंपनी टू मेक सच कॉपीज़ एट इट्स कॉस्ट। ओके, यानी कंपनी अपनी कॉस्ट पे कॉपीज़ कर देगी, कॉपीज़ जेरोक्स निकाल देगी एंड उसके बाद वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स सीज कर सकता है। एंड टाइम पीरियड कब तक, नॉट लेटर देन द कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ओके, एंड उसके बाद वो रिटर्न कर देगा। तो ये इसमें डिफरेंस है, बिकॉज लास्ट में जब अपन ने पढ़ा था सीजर का देन उसमें क्या था, नॉट मोर देन 180 डेज, राइट। बट यहाँ पे सीरियस बात है, इन्वेस्टिगेशन है ये, देन इसीलिए यहाँ पे क्या है, इसमें जब तक इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हो जाती, कंक्लूड नहीं हो जाती, तब तक वो रख सकता है, राइट। एंड वही एक्सट्रैक्ट ऑफ बुक्स एंड पेपर्स, कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगवा सकता है, कोई भी कॉपीज़ या एक्सट्रैक्ट ले सकता है, राइट। एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के जो भी प्रोविजंस है वो एज इट इज़ अप्लाई होंगे, मुटाटिस मुटांडिस। नेक्स्ट इज सेक्शन 221 जो कि है फ्रीजिंग ऑफ एसेट। तो इसमें दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है एनसीएलटी को फॉर फ्रीजिंग ऑफ एसेट, फंड्स, प्रॉपर्टी, अगर उसके पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है डेट रिमूवल ऑफ या फिर ट्रांसफ़र ऑफ या फिर डिस्पोजल ऑफ फंड्स, एसेट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपनी इज़ लाइकली टू टेक प्लेस। ओके, देन उस केस में क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे देगी फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स का। तो ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, जब ट्रिब्यूनल को लगेगा ऑन रेफरेंस मेड इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई कंप्लेंट बाय एनी सच नंबर ऑफ मेंबर्स, जो भी स्पेसिफाई किए गए हैं कहाँ पे, सेक्शन 244 में, जो अपन पढ़ेंगे आगे। तो 244 में अगर आपको याद है देन आप जाके पॉज करके रीड कर सकते हैं वो सेक्शन। या फिर क्रेडिटर जिसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा है, या फिर कोई भी पर्सन जिसके पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है डेट रिमूवल, ट्रांसफ़र, डिस्पोजल ऑफ फंड्स, एसेट, प्रॉपर्टीज़ इज़ लाइकली टू टेक प्लेस। ओके,
और वो प्री जुडिशियल होगा टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी या फिर शेयर होल्डर्स या फिर क्रेडिटर्स या फिर पब्लिक इंटरेस्ट, देन ऑल्सो वो ट्रिब्यूनल पास कर देगा ऑर्डर फ्रीजिंग ऑफ एसेट का। ओके, बट वो कब तक कर सकता है? नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, यानी 3 साल से ज़्यादा के लिए वो फ्रीज नहीं कर सकता वो पर्टिकुलर एसेट, प्रॉपर्टी या फिर फंड। नेक्स्ट पनिशमेंट इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, यानी फ्रीज था एसेट, फिर भी अपन ने क्या किया, रिमूव किया, ट्रांसफ़र किया या डिस्पोज किया फंड, एसेट, प्रॉपर्टी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, देन फाइन होगा कंपनी को कितना, which shall not be less than 1 lakh but which may extend to 25 lakh. ओके, 1 lakh से 25 lakh and every officer of the company जो भी डिफ़ॉल्ट में है उसको imprisonment which may extend to 3 years और fine which shall not be less than 50,000 but which may extend to 5 lakh or with both. ओके, नेक्स्ट इज imposition of restriction under upon securities। तो इसमें दे रखा है कि जब भी ट्रिब्यूनल को कोई भी पर्सन कंप्लेन करता है या फिर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 216 में उसको लगता है कि रिलेवेंट फैक्ट्स अबाउट एनी सिक्योरिटी इशूड या और टू बी इशूड बाय द कंपनी एंड ट्रिब्यूनल के ओपिनियन में कैन नॉट बी फाउंड अनलेस सर्टेन रेस्ट्रिक्शन, यानी वो जो फैक्ट्स हैं सिक्योरिटीज़ के या फिर कोई भी रिलेवेंट फैक्ट्स जो उसको फाइंड करने हैं वो नहीं हो सकते अगर अपन रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे तो। ओके, देन उस केस में क्या हो सकता है, वो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देगा बट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। ओके, उसमें फ्रीजिंग में भी नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन में भी नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। नेक्स्ट दे रखा है पनिशमेंट इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। तो कंपनी को फाइन होगा 1 लाख टू 25 लाख एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो डिफ़ॉल्ट में इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ अप टू 6 मंथ एंड फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 बट एक्सटेंड हो सकता है 5 लाख और बोथ। नेक्स्ट इज इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट दे रखा है सेक्शन 223 में, जिसमें दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, इंस्पेक्टर को बोल सकती है कि इंटरिम रिपोर्ट्स के लिए एट एनी पीरियड ऑफ टाइम एंड एट द कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन फाइनल रिपोर्ट भी वो भेजेगा। ओके, एंड रिपोर्ट जो है वो राइटिंग में होनी चाहिए या फिर प्रिंटेड होनी चाहिए, ये दे रखा है। एंड कॉपी ऑफ रिपोर्ट अवेलेबल होगी मेंबर, क्रेडिटर या फिर अदर पर्सन जिसके इंटरेस्ट में इफेक्ट जाएगा। ओके, एंड ऑथेंटिकेट कौन करेगा रिपोर्ट को, यानी जो रिपोर्ट है इंस्पेक्टर की अपॉइंटेड अंडर दिस चैप्टर शैल बी ऑथेंटिकेटेड ईदर बाय द सील किसकी, कंपनी जिसके अफेयर्स हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटेड या फिर बाय अ सर्टिफिकेट बाय ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर जिसकी कस्टडी में वो पर्टिकुलर रिपोर्ट है। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 224 जो कि है एक्शंस टू बी टेकन इन परसुएंस ऑफ इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट, यानी जो इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट अपन ने पढ़ी सेक्शन 223 में उसके खिलाफ जो एक्शंस लिए जाएंगे वो दे रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट अगर पर्सन गिल्टी फाउंड होता है ऑफ ऑफेंस देन उसके खिलाफ क्या होगा, प्रोसिक्यूशन चालू हो जाएगा, यानी आगे फर्दर एक्शंस लिए जाएंगे। एंड अगर पेटिशन फाइल किया जाता है बाय पर्सन ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि एनी सच रिपोर्ट मेड अंडर सेक्शन 223 इट इज़ एक्सपीडियंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि इट्स गुड टू वाउंड अप द कंपनी, देन वो कर सकती है अनलेस द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इज़ ऑलरेडी बीइंग वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। ओके, अगर ट्रिब्यूनल ने ऑलरेडी वाउंड अप कर दी है देन उस केस में तो मतलब नहीं है। एंड कब कब हो सकती है, अगर पेटिशन फाइल किया गया है फॉर द वाइंडिंग अप of the company or body corporate on the grounds that it is just and equitable that it should be wound up। ओके, यानी ये वाउंड अप होनी चाहिए, उसके खिलाफ पेटिशन फाइल किया गया या फिर कोई एप्लीकेशन दी गई है अंडर सेक्शन 241 जो कि अपन आगे पढ़ेंगे प्रिवेंशन एंड ऑपरेशन में। ओके, या फिर बोथ। तो इन केसेस में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाइंडिंग अप का ऑर्डर कर सकती है एंड सुओ मोटो भी कर सकती है ओनली इफ इन पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, क्यों, फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस या फिर फॉर रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इंडेमनिफाई कर देगी बाय सच कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट अगेंस्ट एनी कॉस्ट या फिर एक्सपेंस जो भी इंकर्ड हुए हैं इन कनेक्शन विथ एनी प्रोसीडिंग्स, राइट, जो भी कॉस्ट या एक्सपेंस है वो भी इंडेमनिफाई करा देगी। एंड जो भी फ्रॉड कमिट हुआ है, अगर फ्रॉड कमिट हुआ है एंड वो पर्टिकुलर डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन या कोई भी ऑफिसर कंपनी का अनड्यू एडवांटेज लिया है, उसने बेनिफिट लिया है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, फाइल करेगी एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल फॉर एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स रिगार्ड टू डिसऑर्जमेंट ऑफ सच एसेट, प्रॉपर्टी या कैश।
जो भी बेनिफिट्स मिला है उसको वो वापस लिया जाएगा, और जो भी डायरेक्टर, KMP या ऑफिसर या अदर पर्सन लायबल कराया जाएगा उसको पर्सनली विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ द लायबिलिटी। ओके, यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी से उसको क्या किया जाएगा, पर्सनली लायबल किया जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सपेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें दे रखा है रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस किससे किया जाएगा, कोई भी पर्सन हु इज़ कन्विक्टेड ऑन प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड, या फिर कोई भी ऑर्डर पे किया जिसको किस चीज़ के लिए, डैमेजेस पे करने के लिए, या फिर रिस्टोर की गई है प्रॉपर्टी इन प्रोसीडिंग्स ब्रॉड, देन उस केस में क्या इस तरह से क्या कर सकते हैं, रिम्बर्स कर सकते हैं जो भी एक्सपेंसेस इंकर हुए हैं। एंड अगर प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट हो जाता है देन उस केस में क्या होगा, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, जो भी रिपोर्ट में ऑफ द इंस्पेक्टर एंड एप्लीकेंट अगर कोई है फॉर द इन्वेस्टिगेशन वेयर इंस्पेक्टर वॉज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 213 में क्या था, अदर केसेस में जो इन्वेस्टिगेशन के थे वो सारी चीज़ें थी। तो टू द सच एक्सटेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जितने कहेगी उतना एक्सपेंसेस इनको बेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी नॉट टू स्टॉप इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स। ओके, तो ये सिंपल सा दे रखा है, जब भी वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है ऑन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241, या फिर कंपनी ने पास किया है स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप, या फिर एनी अदर प्रोसीडिंग ऑफ वाइंडिंग अप पेंडिंग है बिफोर द ट्रिब्यूनल, देन उस केस में जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स हैं वो रुकेगी नहीं, वो वैसी की वैसी ही चलती रहेगी। ये सारी चीज़ें दे रखी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स है वो कंटिन्यू रहेगी। एंड लीगल एडवाइज़र्स एंड बैंकर्स है वो डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे सर्टेन इन्फॉर्मेशन। कौन कौन, लीगल एडवाइज़र डिस्क्लोज़ नहीं करेगा एनी प्रिविलेज्ड यानी प्राइवेट कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन दैट कैपेसिटी, राइट, बिकॉज लॉयर्स वगैरह होते हैं उनको राइट होता है कि अपन उनसे प्राइवेट कम्युनिकेशन कर सकते हैं जो कि वो कॉन्फिडेंशियल होती है, राइट। तो वो सारी चीज़ें हैं एक्सेप्ट नेम एंड एड्रेस ऑफ हिज क्लाइंट। ओके, एंड बाय द बैंकर्स of any company, body corporate, other person, any information as to the affairs of their customers other than such company, body corporate या फिर person। ओके, तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। लीगल एडवाइज़र के केस में कोई भी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन दैट कैपेसिटी बाय द बैंकर्स, किसके, कंपनी के, बॉडी कॉर्पोरेट के, अदर पर्सन के, एनी इंफॉर्मेशन एज रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ एनी ऑफ देयर कस्टमर्स अदर देन सच कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पर्सन। नेक्स्ट इज सेक्शन 228 जो कि है इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज। तो इसमें सेम दे रखा है कि एज इट इज़ अप्लाई होंगे, ये जो इस चैप्टर के सेक्शंस हैं एज इट इज़ अप्लाई होंगे मुटाटिस मुटांडिस। नेक्स्ट इज पेनल्टी फॉर फर्निशिंग फॉल्स स्टेटमेंट, म्यूटिलेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो उस केस में जो भी पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन या फिर स्टेटमेंट देना था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, या फिर कोई भी ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, वो क्या माना जाएगा, पनिशेबल अंडर फ्रॉड। ओके, 447 अप्लाई हो जाएगा। देन उस केस में उस पर्टिकुलर सेक्शन में उसको फाइन लगेगा। अगर वो डिस्ट्रॉय करता है, म्यूटिलेट करता है, फॉल्सिफाई या फिर कंसील करता है, टेम्पर, अनऑथराइज रिमूव कर देता है और इज़ अ पार्टी, यानी या तो ये सब करता है या फिर उसका साथ देता है। ओके, देन उस केस में एंड बी पार्ट इज़ फॉल्स एंट्री करता है इन एनी डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट में कुछ और चीज़ लिख देता है, फॉल्स एंट्री कर देता है, या फिर प्रोवाइड करता है कोई भी एक्सप्लेनेशन जो कि फॉल्स है।